नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम YouTube चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। आज बड़ा ही गंभीर विषय पर हम एक चर्चा करेंगे जो कि है व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार। सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। चाहे घर वालों से बात करना हो, कोई कार्यालयीन कार्य करने हो, ऑफिशियल वर्क निपटाना हो, दूर दराज बैठे रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर बात करना हो, कोई सूचना प्राप्त करना हो, हर चीज के लिए आज हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। इन्हीं सोशल मीडिया में से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये तमाम आते हैं। वर्तमान में व्हाट्सएप जो है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो व्हाट्सएप लगातार अपने में किए जाने वाले बदलावों, नए नए फीचर्स को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन वर्तमान में चर्चा का कारण अलग है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में 26 मई 2021 को भारत सरकार के द्वारा लाए गए न्यू सोशल मीडिया रूल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है विस्तार से। इस पूरे मामले की जो विवाद है वो शुरू होती है 25 फरवरी 2021, जब भारत सरकार ने सोशल मीडिया को भारत की जनता और भारत के सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए एक नया कानून लाया। इस कानून में स्पष्ट कहा गया है कि इस कानून के प्रकाशन की तारीख यानी 25 फरवरी 2021 से लेकर अगले 3 माह के बाद यानी 25 मई 2021 के बाद 26 मई 2021 से यह कानून अपने आप प्रभावी हो जाएगा। इस कानून के प्रभावी होने के बाद जो सोशल मीडिया संस्थान हैं उनके ऊपर कुछ नियम कानून आरोपित किए जा रहे हैं, उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे इसे कुछ प्रमुख प्रावधानों पर अगर हम गौर करें, जैसे सबसे पहले यह तय किया गया है कि जितने भी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया संस्थान होंगे उन्हें भारत सरकार के दिशा निर्देशों और नियमों को मानना होगा। उनको बाध्य किया गया है कि वो भारत सरकार के दिशा निर्देशों और नियमों को माने। दूसरा, इन्हें मीडिया संस्थानों, सोशल मीडिया संस्थानों को शिकायत निवारण प्रणाली, कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम की स्थापना करने के लिए कहा गया है, जिसमें एक शिकायत निवारण अधिकारी होगा जिसके पास कंप्लेंट किए जाने पर, शिकायत किए जाने पर 24 घंटे के भीतर वो उसकी पावती देगा, रिसिप्ट देगा और 15 दिनों के भीतर उस समस्या का समाधान भी करेगा। मतलब इस बात को कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे यदि आपको व्हाट्सएप या फेसबुक के किसी कंटेंट के खिलाफ कोई शिकायत है तो व्हाट्सएप और फेसबुक का एक अधिकारी होगा जिस पर आप शिकायत करेंगे। शिकायत उस अधिकारी को प्राप्त हो गई है, उसकी रिसिप्ट उसको 24 घंटे के भीतर देना जरूरी है और आपने जो भी उसमें कंप्लेंट किया उसका रिड्रेसल करना, समाधान करना 15 दिनों के भीतर आवश्यक होगा। तीसरी जो इसमें बात कही गई है वो ये है कि अगर किसी महिला के सम्मान के विरुद्ध किसी प्रकार का कंटेंट जो है अगर साइट्स पर अपलोड कर दिया जाता है तो उसे शिकायत के 24 घंटे के भीतर उसे हटाना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा, यानी महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात कही गई। चौथा जो इसमें बदलाव किया गया है वो ये है कि इसके तहत जो भारत सरकार है वो अधिकृत होती है कि वो सोशल मीडिया को 2 हिस्सों में बांट करके देख सकती है, एक छोटे सोशल मीडिया संस्थान और एक प्रमुख सोशल मीडिया संस्थान, स्मॉल सोशल मीडिया और एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया। ये क्लासिफिकेशन भारत सरकार यूजर बेस, मतलब इन एप्लीकेशंस, इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करने वाले जो उनके यूजर्स हैं उनके नंबर ऑफ यूजर्स के आधार पर बांटा जाएगा। जिनके संख्या, मतलब जिस एप्लीकेशन को यूज करने वाले यूजर्स की संख्या 50 लाख से कम है उन्हें छोटे सोशल मीडिया, और जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर बेस है उन्हें बड़े और प्रमुख सोशल मीडिया संस्थानों के रूप में विभाजित किया जाएगा। ये जो जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे आज हम देखें तो व्हाट्सएप 53 करोड़ यूजर्स हैं। जैसे व्हाट्सएप के बाद अगर हम यूट्यूब की बात करें तो 44.8 करोड़ यूजर्स हैं। यूट्यूब के बाद से अगर फेसबुक की बात करें तो 41 करोड़ यूजर्स हैं। फेसबुक के बाद अगर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो 21 करोड़ यूजर हैं। और लास्ट में ट्विटर की अगर हम बात करें तो इसके 1.75 करोड़ यूजर्स हैं। यानी ये तमाम जितनी बड़ी भी संस्थाएं हैं ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया की परिभाषा में आएंगी और इन सब के लिए सरकार ने ये कहा है। इसमें जो अगली बात ये है कि ऊपर की जो बातें मैंने आपको बताई ये तो छोटे और सिग्निफिकेंट जो प्रमुख हैं दोनों को पालन करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद
जो आगे के प्रावधान है वो इन सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया संस्थानों को पालन करना अनिवार्य होगा। यानी आगे की जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इन प्रमुख सोशल मीडिया संस्थानों को पालन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप को, फेसबुक को, ट्विटर को, यूट्यूब को, इनको पालन करना पड़ेगा। क्या है वो प्रावधान? सबसे पहले इसमें सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए कहा गया है कि इन्हें 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। ये 3 अधिकारी कौन होंगे? एक होगा आपका सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यपालन अधिकारी। यहां पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है वो भारत सरकार जो भी कानून लाती है उस कानून का पालन करवाना सुनिश्चित करने वाला अधिकारी होगा। इसके बाद एक कंप्लेंट कॉन्टेक्ट ऑफिसर होगा, है ना, शिकायत संपर्क व्यक्ति या शिकायत संपर्क अधिकारी इसको कहा जाएगा। ये भारत की जो जांच एजेंसियां होंगी उनको मदद करेगा किसी भी प्रकार का कंप्लेंट अगर उनके पास आता है तो। और तीसरा अधिकारी जो होगा उसका नाम होगा रेजिडेंट ऑफिसर या रेजिडेंट अधिकारी, जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि जो भी कंप्लेंट आया है जिस सोशल मीडिया के पास, उसका समाधान तय सीमा पर हो। और साथ ही साथ भारत सरकार ने यह भी कहा है कि तीनों अधिकारी भारतीय होंगे और भारत में ही इनका स्थान होगा। दूसरी जो खास बात है कि ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होंगे, यानी बड़े यूजर बेस वाले जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो होंगे, इनको हर महीने में अपने कंप्लेंट कंप्लायंस रिपोर्ट, है ना, शिकायत निवारण रिपोर्ट जो है वो जारी करना पड़ेगा, प्रकाशित करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हर महीने कितना शिकायत इनके पास आया, उस शिकायत का किस तरीके से निवारण किया गया, कितने शिकायत बचे हुए हैं, ये सारे रिपोर्ट इनको प्रकाशित करना पड़ेगा। तीसरा, यदि ये किसी भी प्रकार का इनका जो भी वेब पोर्टल होगा, इनका जो एप्लीकेशन होगा, उस पर इनका लोकेशन, है ना, मतलब ये कहां पर स्थित है, इनका मुख्यालय, ठीक, और इनका फोन नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। जो अगली बात है वो है आपका यूजर ट्रेसेबिलिटी, और पूरा विवाद इसी चीज को लेकर के है, यूजर ट्रेसेबिलिटी। जो ये प्रावधान है, इसमें इस कानून में कहा गया है कि यदि कोई ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश वायरल हो जाता है जो फेक है, जिससे देश की एकता, अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, किसी महिला का सम्मान, या जो न्यूडिटी से संबंधित है, नग्नता से, है ना, जो पोर्नोग्राफी से संबंधित है, या ऐसे अपराध हैं जिसमें 5 वर्ष से ज्यादा की सजा है, अगर ऐसा कोई मैसेज वायरल होता है तो उसमें यूजर ट्रेसेबिलिटी, यानी उसका जो पहला यूजर था जिसने उस संदेश को सबसे पहली बार जारी किया, उसका सोर्स भारत सरकार को या भारत सरकार के द्वारा अधिकृत संस्था को देना होगा। और पूरा का पूरा मामला इसी पर अड़ा है। पूरे के पूरे विवाद जो व्हाट्सएप ने जो मुकदमा दायर किया है वो इसी पर है। यहां यह समझने वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरे कानून में यह भी लिखा हुआ है कि अगर 3 महीने के बाद, यानी 26 मई 2021 से जब यह कानून लागू हो जाता है, और यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उन्हें सेफ हार्बर प्रावधान में शामिल नहीं किया जाएगा। याद रखें, यहां सेफ हार्बर कहने का मतलब होता है जब कोई मीडिया संस्थान, सोशल मीडिया संस्थान, जिनको भारत में सुरक्षित तौर पर कार्य करने की अनुमति दी गई है, वो सेफ हार्बर है ना, जो भारत में काम कर सकते हैं वो सेफ हार्बर है। जिन्हें काम करने की अनुमति नहीं होगी, जो भारत सरकार के कानून के तहत काम नहीं कर रहे हैं, वो सेफ हार्बर के प्रावधान के तहत नहीं आएंगे, यानी उनको काम करने की आजादी नहीं होगी। चूंकि यह कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि उन्हें सेफ हार्बर के प्रावधान के तहत नहीं माना जाएगा, इसका मतलब यह था, यही कारण था कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के सामने बैन का खतरा मंडराने लगा था। और आनंद फानन में 26 मई 2021 को भारत सरकार के इसी कानून को यूजर ट्रेसेबिलिटी के आधार पर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। क्या है व्हाट्सएप का तर्क, आइए जानते हैं इसे। व्हाट्सएप के तर्क को अगर हम समझें तो सबसे महत्वपूर्ण बात व्हाट्सएप का यह कहना है कि इसमें भारत सरकार ने यह कहा है कि यूजर ट्रेसेबिलिटी, यानी उसे मैसेज को पहली बार किसने ओरिजिन किया, किसने भेजा, उसकी जानकारी भारत सरकार को देनी पड़ेगी। और व्हाट्सएप का यह कहना है कि इसके लिए व्हाट्सएप की जो एक पॉलिसी है जिसको उसने 2016 में लाया, जिसको एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी बोलते हैं, इसका उल्लंघन होगा। याद रखें, एंड टू एंड, यहां पर एक एंड संदेश भेजने वाला जो बात कर रहा है, और एक एंड जो बात सुन रहा है और कंप्लायंस कर रहा है, उसको बोलेंगे। जैसे ए और बी 2 लोग आपस में बात करें तो एक एंड ए हो गया, एक एंड बी हो गया, ये एंड टू एंड हो गया।
इंक्रिप्शन का मतलब जब ये दो लोग बात करें तो इन्हीं दोनों के बीच में चीजें रहेंगी। तीसरा कोई भी, इवन व्हाट्सएप भी उन सूचनाओं को नहीं सुन सकती। वो उन सूचनाओं का स्टोरेज जो है व्हाट्सएप के पास में भी नहीं रहेगा। व्हाट्सएप ने इस पॉलिसी को 2016 में लॉन्च किया था, एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी को, ताकि यूजर को जो उसके मैसेजेस हैं उनको सिक्योरिटी प्रदान की जा सके, प्रोटेक्शन प्रदान किया सके, किसी प्रकार की हैकिंग ना हो सके, कोई और उन बातों को लीक ना कर सके, सुन ना सके। व्हाट्सएप का तर्क यही है कि अगर यूजर ट्रेसेबिलिटी को लागू किया जाता है तो व्हाट्सएप को भारत के हर यूजर्स के इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, अपने पास स्टोर करना पड़ेगा। यानी एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है उसका उल्लंघन होगा, दो लोगों के बीच में नहीं। अब व्हाट्सएप क्या करेगा, अपने पास इन सूचनाओं को रखेगा। दूसरी बात व्हाट्सएप का यह कहना है कि उसको क्या करना पड़ेगा, हर व्यक्ति का डेटा अपने पास रखना पड़ेगा, हर व्यक्ति के मैसेज अपने पास रखने पड़ेंगे, पता नहीं कौन सा मैसेज कब वायरल हो जाए। इसलिए व्हाट्सएप, और साथ ही साथ आप देखें कि व्हाट्सएप ने अपना एक ये भी दलील दिया है कि यदि व्हाट्सएप इस तरीका का कार्य करता है तो चूंकि अलग अलग देश में व्हाट्सएप यूज किए जाते हैं, अलग अलग भाषाओं में व्हाट्सएप में जो मैसेजेस हैं वो आदान प्रदान किए जाते हैं, और हर देश की भाषा अलग अलग है, तो उसे हर देश के लिए, हर यूजर के लिए एक अलग अलग कोड, जैसे आप आज व्हाट्सएप सुनते हैं तो व्हाट्सएप इंडिया, व्हाट्सएप आपका ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से आपको सुनने के लिए मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ने ये दलीलें प्रस्तुत की, और साथ ही साथ उसने जो तीसरी महत्वपूर्ण बात उठाई, उसने ये कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत के नागरिकों को राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार दे दिया है। निजता का अधिकार एक काफी विस्तृत अध्याय है, विस्तृत कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। वर्तमान में आप फिलहाल इतना याद रख लें कि 24 अगस्त 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत निजता का अधिकार दिया। मतलब हम अपनी बातों को अपने तक रख सकते हैं, हमारी बातों को कोई और तब तक नहीं सुन सकता जब तक कि हम बताना नहीं चाहेंगे। यह अधिकार हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 24 अगस्त 2017 के वर्डिक्ट में, अपने निर्णय में दिया। इसी का हवाला व्हाट्सएप ने दिया है कि अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी को ब्रेक किया जाता है तो यह कहीं ना कहीं भारत की जनता के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह व्हाट्सएप का तर्क है। हालांकि यहां पर व्हाट्सएप जब ये कार्य कर रही है तो वहां पर वो एक चीज भूल गई कि व्हाट्सएप ऑलरेडी फेसबुक के साथ, यूट्यूब के साथ जो है अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करती है ना, और वो उसका हवाला देती है कि ये बिजनेस पर्पस से 2018 से व्हाट्सएप ऐसा कर रही है। आप देखते होंगे कि जब भी आप YouTube में कोई एक चीज सर्च किए हुए होते हैं, या व्हाट्सएप में आप कभी किसी से कोई विशेष चीजों के बारे में अगर सर्च कर रहे होते हैं तो उसी प्रकार की चीजें आपको फेसबुक में भी दिखाई देती हैं, उसी प्रकार की चीजें यूट्यूब में भी दिखाई देती हैं। ये कहीं ना कहीं उसी इंफॉर्मेशन के वजह से होता है जो इंफॉर्मेशन आपने व्हाट्सएप में शेयर किया है, और उस इंफॉर्मेशन को व्हाट्सएप ने फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर कर दिया है। ठीक उसी तरीके से भारत सरकार से भी इसे शेयर किया जा सकता है, लेकिन व्हाट्सएप का मानना यह है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी का उल्लंघन होगा। इस पर भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है। भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने अपना पक्ष रखा, और इन्होंने बताया कि हमने जो पॉलिसी लाई है, इसका उद्देश्य भारत के यूजर को, जो उपभोक्ता है सोशल मीडिया के, उनको कमजोर करना नहीं बल्कि उनको मजबूत बनाना है। दूसरा कि सोशल मीडिया का प्रयोग हो लेकिन एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित हो। कोई फेक न्यूज वायरल होता है जिससे देश की डिग्निटी के खिलाफ है, किसी एक व्यक्ति की डिग्निटी के खिलाफ है ना, किसी महिला के न्यूड से उनको अगर वो कर दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है, कोई पोर्नोग्राफी वायरल होती है, तो इन सब चीजों पर अंकुश लगेगा। और भारत सरकार ने, माननीय मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि केवल भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जो इन तमाम चीजों को लागू करने जा रहा है। ऑलरेडी व्हाट्सएप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड जैसे देशों से व्हाट्सएप जो है अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। तो इस प्रकार से ये मुद्दा जो है काफी चर्चित है। और इसकी एक खास बात एक और है, जैसा कि आप सुनते होंगे आजकल काफी ज्यादा चलन में है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है, ओवर द टॉप, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। आप देखें कि इसका एक छोटा सा अगर नकारात्मकता हम देखेंगे तो आप देखें जब कोई पिक्चर थिएटर में लगती है तो थिएटर में पिक्चर बनने के बाद सबसे पहले उसको सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन, है ना, जिसको आप सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं, उसके पास भेजा जाता है। सेंसर बोर्ड पहले यह देखती है
कि क्या ये जो पिक्चर बनी है इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो समाज में असामाजिक चीजों को बढ़ावा दे दे, है ना। कोई न्यूडिटी तो नहीं है, कोई इसमें बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज तो नहीं है। वो सबसे पहले सेंसर बोर्ड के पास में जाता है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं। 1951 में इसकी स्थापना हुई। ये आपका सेंसर बोर्ड है। इसीलिए, और सेंसर बोर्ड क्या करती है, जब भी उसके पास कोई मूवी जाती है पहले देखती है, तो देख करके वो क्या करती है, 4 प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करती है, सर्टिफिकेट। आप देखते हो जब भी पिक्चर चालू होता है तो एक सर्टिफिकेट आता है। उस सर्टिफिकेट में आप देखिएगा, सर्टिफिकेट शुरुआत में जब 1951 में सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई तो 2 ही प्रकार के सर्टिफिकेट हुआ करते थे, एक यू सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट। यू का फुल फॉर्म है अनरिस्ट्रिक्टेड और ए का फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट्स ओनली। मतलब ऐसे पिक्चर जो पारिवारिक हैं, जिसको सब कोई देख सकते हैं, उसमें यू रहता है। अनरिस्ट्रिक्टेड कोई भी दे सकता है। ए जो है रिस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट्स ओनली। अगर फिल्म का कंटेंट ऐसा है जिसमें कुछ मर्यादित तौर पर अगर सेक्सुअल चीजों को या अब्यूजिव लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया मर्यादित तौर पर है, तो उसको एडल्ट यानी 18+ वाले ही देख सकते हैं। उस पर A+ रहता है। आप जब भी पिक्चर सिनेमा हॉल में जाएंगे तो पहले जो खड़ा हुआ व्यक्ति होता है पहले आपसे पूछेगा 18+ हो कि नहीं, आपको आधार कार्ड अपना वगैरह दिखा करके जाना पड़ेगा। 1983 में इसमें 2 और सर्टिफिकेट को जोड़ दिया गया। एक को कहते हैं UA, है ना, UA अनरिस्ट्रिक्टेड, है ना, एंड रिस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट। UA सर्टिफिकेट दिया जाता है 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगर 12 वर्ष तक के बच्चे हैं, कोई फिल्म ऐसी है कि 12 वर्ष तक के बच्चे अगर उसको देखना चाहते हैं तो माँ बाप की अनुमति से ही वो देख सकते हैं, पेरेंट्स की अनुमति से ही देख सकते हैं। और एक है आपका S रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल ग्रुप्स। मान लीजिए कोई पिक्चर बनाई गई जो केवल इंजीनियर्स को दिखाया जाना, केवल डॉक्टर्स को दिखाया जाना, ये 4 प्रकार के दिए। तो इससे क्या होता है कि कम से कम फिल्म में जो भी चीजें होती है वो मर्यादित होती है, नियंत्रित होती है। लेकिन जब आप लॉकडाउन में देख रहे हैं, कोरोना काल में देख रहे हैं, चारों ओर लॉकडाउन है और ऐसे में थिएटर्स वगैरह जब बंद हैं, है ना, सिनेमा हॉल बंद हैं, तो मूवीज कहां पर प्रचारित किया है, कहां पर आपका रिलीज किया जा रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स पर। आप देख रहे होंगे Amazon, है ना, आपका सोनी लिव, ठीक, डिज्नी हॉटस्टार, ये सब क्या है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटरनेट के माध्यम से चल रहे हैं। इन OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया में आते हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे जब आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं तो उसमें खुले आम जो है एब्यूसिव लैंग्वेज और न्यूडिटी का उपयोग किया गया जाता है। उसमें किसी प्रकार का सेंसर नहीं। भारत सरकार ने इसको भी नियंत्रित करने की बात कही और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से आपका फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, उस तरीके से OTT और OTT के साथ साथ जो भी डिजिटल स्ट्रीमिंग सेंटर्स होंगे, उसमें अगर कोई भी फिल्म या कोई भी वीडियो जो है अगर प्रसारित की जाती है तो उसको नियंत्रित करने या उसको देखने का काम, उसको सेंसर करने का काम भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के। साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने इस नियम में, इस कानून में कुछ और दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैसे उन्हें अपने कंटेंट का वर्गीकरण करना पड़ेगा। OTT प्लेटफॉर्म पर जब भी कोई कंटेंट आएगा तो उन OTT प्लेटफॉर्म को इन कंटेंट का वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा उम्र के आधार पर कि किस उम्र को देखने के लिए, किस उम्र के लोगों के देखने के लिए ये कंटेंट जो है ज्यादा अच्छा है। और इसके अंतर्गत वो 5 वर्गों में इसको बांटेंगे। एक होगा U जो सबके लिए ओपन होगा, एक होगा UA7+ जो 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे देख सकेंगे, एक होगा UA13+ जिसको 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे देख सकेंगे, एक होगा UA16+ जिसे 16 वर्ष से ऊपर के बच्चे देख पाएंगे, और एक होगा A एडल्ट यानी जो 18 वर्ष या उसके ऊपर के लोग ही देख पाएंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें UA13+ यानी 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तक के लिए एक पेरेंटल लॉक देने की बात कही है। पेरेंटल लॉक मतलब माता पिता के हाथ में होगा कि माता पिता उस कंटेंट को बच्चों को देखने देना चाहते हैं कि नहीं। साथ ही साथ जो 18+ यानी जो एडल्ट कैटेगरी होगी उसके लिए एक विश्वसनीय उम्र सत्यापन तंत्र बनाने की बात की गई है ना, जिसमें एक ऐसा तंत्र, एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा जिसमें 18 ईयर्स आपका हो गया है कि नहीं ये वेरीफाई हो सके। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड को लिंक करना हो कि आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो उसमें तो आपका एज होता ही, उससे क्या हो जाएगा, आपका कनेक्ट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आप 18+ के हैं। तो ये एक तंत्र स्थापित करने की बात
कही गई है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जब भी कोई कंटेंट आते हैं तो उन कंटेंट को रिलीज करने के पहले एक डिस्क्लेमर भी देना होगा। मतलब ये बताना पड़ेगा कि ये जो कंटेंट रिलीज किया जा रहा है इसको दर्शक अपनी सोच समझ के आधार पर देखें, है ना, अपनी सोच समझ के आधार पर देखें। तो ये तमाम तरीकों से मीडिया को जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है। आज ये जो वीडियो था व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार, इस वीडियो का मूल उद्देश्य ही यही था कि आपको सोशल मीडिया, भारत सरकार के इस कानून से संदर्भित तमाम प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या राय आता है, आप इसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मुझे मेल कर सकते हैं और मेल के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।